बीजेपी ने जिस पार्टी को तुड़वाया फिर उसी पार्टी के नेता यानी कि पशुपति पारस को मंत्री बना दिया। चिराग पासवान को एकदम इग्नोर कर दिया। वहीं 2024 में पशुपति पारस को इग्नोर कर दिया और चिराग पासवान के को 5 सीटें देते हुए कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम किया। क्या चाचा पशुपति पारस के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान की राजनीति को खत्म करने का प्लान बना लिया है? क्या चाचा पशुपति पारस और पीएम मोदी मिलकर चिराग पासवान की राजनीति पर ब्रेक लगा रहे हैं या ब्रेक लगा चुके हैं? और क्या चिराग पासवान को भनक लग गई है कि आने वाले वक्त में उनका वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में किया गया? क्योंकि बीजेपी जिन जिन सहयोगी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर चली है उनका बुरा हाल उन्होंने किया है। जिस तरीके से लकड़ी में दीमक जब लग जाता है तो वो पूरी लकड़ी को खत्म कर देता है, ठीक वही आज चिराग पासवान के साथ हो रहा है। इसलिए चिराग पासवान ने कहा कि अगर मंत्री पद के लालच में रहा तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी और बीजेपी मुझे कहीं का नहीं रखेगी। तो क्या एक बड़ी साजिश का शिकार हो गए चिराग पासवान? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बीते दिनों एक खबर सामने आई कि चाचा पशुपति पारस के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। यहाँ तक खबर आती है कि चिराग पासवान के कई सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो सर, ये जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, स्थिति जो बन रही है, क्या वाकई पहले से ही प्लान तय कर लिया गया था? क्योंकि कहा जाए चिराग पासवान का बिहार में उतना बड़ा रोल या जनाधार नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए बीजेपी ये सोच रही है कि उन्हें बिहार में एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो उनके हिसाब से काम कर सके, और वो चाचा पशुपति पारस हैं। देखिए राहुल, चिराग पासवान का 2020 का आपको दौर याद होना चाहिए कि जब उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल गई थी और यहाँ पर पशुपति पारस ने जो 6 सांसद थे वो 5 उनके पाले में चले गए। उसके बाद वो बीजेपी को समर्थन में रहते हैं, बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया। लेकिन जैसे जैसे 2024 करीब आया, बीजेपी ने पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया और एक बार फिर चिराग पासवान को तवज्जो देते हुए उनको 5 सीटें देने का अनाउंसमेंट कर दिया और एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी। यानी बीजेपी कुछ भी कर सकती। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने जिस पार्टी को तुड़वाया फिर उसी पार्टी के नेता यानी कि पशुपति पारस को मंत्री बना दिया। चिराग पासवान को एकदम इग्नोर कर दिया। वहीं 2024 में पशुपति पारस को इग्नोर कर दिया और चिराग पासवान को 5 सीटें देते हुए कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और देखिए, जब परिणाम सामने आते हैं तो 5 की 5 सीटें चिराग पासवान जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बताती हैं कि बीजेपी वो कह सकते हैं कि जादूगर की तरह हो गई, जो डुगडुगी लेके बढ़ती है और जिसको भी चाहे अपनी तरफ बुला लेती है, आकर्षित कर लेती है और जैसे ही मौका निकलता है उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देती है। और ये बारंबार हम देख रहे हैं, चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, ऐसे कांग्रेस की तमाम नेताओं की बात करें जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आए तो सही, और लेकिन उसके बाद वो बीजेपी से मोह भंग हो जाता। सुनील जाखड़ आपने देखा किससे नाराज़ हो गए, पंजाब में जो अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के पंजाब के। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है बीजेपी सिर्फ जो है मौके की नयाकत को भांपते हुए लोगों को अपने पास बुलाती है, लेकिन जैसे ही मतलब निकल जाता है उनको पहचानना छोड़ देती है, भूल जाती है। यही बात कहने की चिराग पासवान को खटक रही है कि कहीं एक बार फिर उनकी पार्टी के ऊपर कब्जा ना हो जाए। और बीते दिनों 3 सांसद उनके बीजेपी के संपर्क में भी बताए जा रहे थे। इससे पहले अगर देखें, पशुपति पारस बीजेपी अध्यक्ष बिहार से बात करते हैं, अमित शाह से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है चिराग पासवान को भी कि अगर बीजेपी ने उनकी जगह उनके चाचा को चुन लिया तो यहाँ पर फिर उनकी पार्टी के सामने संकट खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। और देखिए, वाकई सर ने बारीकी से बताया, लेकिन सर 2 सवाल मेरा रहेगा। पहला सवाल ये है कि बीजेपी को 3 बड़े मुद्दों पर घेर रहे थे चिराग पासवान, जिनमें एक बड़ा मुद्दा लेटरल भर्ती का मुद्दा है,
उसमें एक बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण को लेकर आया, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर चिराग पासवान बीजेपी को घेरते नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के नवादा में एक घटना घटती है, दलित बस्ती में आग लगा दी जाती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। और ऐसे में चिराग पासवान ये कहते हैं झारखंड में कि जब तक आपका चिराग पासवान जिंदा है, आपके समाज के लोगों के साथ गलत नहीं होने देगा। सर, पूरी ये जो घटनाक्रम है, इसको किस हिसाब से देख रहे हैं आप? देखिए राहुल, चिराग पासवान को पता है कि लोगों के बीच में जाकर किस तरह से उनको अपनी तरफ लेकर आना है, क्योंकि अब पहले वाला दौर तो है नहीं। उनके पिताजी जब हुआ करते थे, अपने पिता के सहारे वो राजनीति करते हैं। उनको पता है कि वही पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए कहने के लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आप देखिए बाढ़ जिस तरह से आई है, उसमें भी लोगों के बीच जा रहे हैं, एक रात गुजार भी रहे हैं। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान बिहार के अंदर खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो अपनी जो नजरें हैं वो चौकन्ने रखे हुए हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर ज़रा सा भी उनकी तरफ कोई भी ऐसी बात आती है, कोई भी ऐसी चीज़ निकल के आती है जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो, तो उसको वो पहले से ही भांपते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब उनके 3 सांसदों के बिहार जो बीजेपी में शामिल होने की बात नज़र आ रही, तो उसमें भी काफ़ी सजग हो गए, तुरंत दिल्ली पहुँच गए थे, बातचीत की। तो ऐसे में उनको पता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का क्या हशर करती है, इसीलिए लगातार बिहार के अंदर न सिर्फ वो घूम रहे हैं बल्कि अपने पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 2-4-6 महीने के बाद बिहार में जो चुनावी रण है वो सस्ता हुआ नजर आएगा, साल भर के भीतर वहाँ पर चुनाव होना है। तो ऐसे में चिराग पासवान किसी भी लेवल पे खुद को कमज़ोर रखना नहीं चाहते। आपने देखा कि जो खबरें यहाँ तक आई कि वो लगभग 100 सीटों की मांग कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि चिराग पासवान अब अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर तौर पर पेश करना चाहते हैं। और बीजेपी के सामने वो ये नहीं साबित करना चाहते कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, मेरी पार्टी कमज़ोर है, 4-5 सांसदों की पार्टी है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे, ताकि जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं उनका पूरा होता हुआ नजर आए। और देखिए, वाकई सर ने बारीकी से बताया कि किस तरीके से चिराग पासवान इस बात को मानकर चल रहे हैं कि भैया उन्हें अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनाना, उन्हें अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। और क्या जिस तरीके से चिराग पासवान दलितों के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, दलितों के साथ होने की बात करें, अपने समाज के साथ होने की बात करें, इसका बड़ा असर पड़ेगा। सर, एक बड़ी खबर हम ये भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस उपचुनाव से पहले चिराग पासवान 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सियासी जो मैं कहूँ तो जो रणनीति है वो कितना बीजेपी के लिए जो है अगर कहें तो नुकसानदेह होगा, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए नुकसान होगा, मायावती के लिए नुकसान होगा, और क्या 10 में से अगर 3-4 सीट भी निकाल लेते हैं तो कितना बड़ा प्रभाव फिर पड़ेगा? देखिए, चिराग पासवान के बारे में लगातार यही बात कही जा रही है कि भाई वो महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, वो महत्वाकांक्षा उनकी बढ़ती चली जा रही है, वो बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं, झारखंड में जाना चाहते हैं, और कहीं भी मौका मिले वहाँ पर राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि उनको भी पता है कि बीजेपी के साथ हमेशा तक का बंधन उनका नहीं रहने वाला है। खुद भी वो कह चुके हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक मैं उनके साथ हूँ। यानी कि अगर मोदी जी मान लीजिए 1-2 साल के अंदर हट जाते हैं तो क्या फिर वो भी अपनी अलग राह देखते हुए नजर आएंगे? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को अपना जो पॉलिटिकल भविष्य है उसको संवारने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों में लेके जाना पड़ेगा, अलग अलग राज्यों में लेके जाना पड़ेगा और अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और यही मकसद के तहत लगातार चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश और फिर चाहे बिहार हो, सब जगह पर खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान उनके लिए हर समय खड़े हैं, उन्हें पद का लालच नहीं है, उन्हें कोई भी मंत्री पद जो है उन्हें कह सकते हैं कि अपने जो कुर्सी से बांध कर नहीं रख सकता, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी कुर्सी को भी त्यागने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाएंगे। ये सारी बातें कहकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये साबित करना चाहते हैं कि वो एक डेडिकेटेड नेता हैं, उन्हें पद का लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, वो अपने लोगों के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पद की कुर्बानी हो या किसी भी तरह की कुर्बानी हो, वो उसके पीछे नहीं हटेंगे और यही बातें बारंबार कर रहे हैं। और देखिए, मकसद यही है किसी भी तरह से अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए और बिहार के बाहर भी अपनी पार्टी को लेकर जाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और वाकई अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान जो एक अलग सफ़र पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका ये सियासी सफ़र उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगा
या चिराग पासवान का हाल वही होगा, न घर के रहे न घाट के। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।